Alright, so after back, now plan is only quads. वैसे अगर 4 डे स्प्लिट के अकॉर्डिंगली बात करें तो आज शोल्डर एंड आर्म्स होना चाहिए था, लेकिन हाउ एवर माई प्लान वॉज डिफरेंट टुडे. तो आई वॉज थिंकिंग कि कंप्लीट लेग्स करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पिछले दोनों मसल ग्रुप हुए हैं दोनों ही बड़े हैं और क्वाड्स भी खुद में एक बड़ा मसल ग्रुप है, लेकिन कंप्लीट लेग्स करना आज काफ़ी ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेटिंग हो जाता, इसीलिए आई केप्ट इट जस्ट क्वाड्स. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने बारबल बैक स्क्वाट के फर्स्ट वर्किंग सेट्स. तो इसके बाद स्क्वाट का कोई सेट रहेगा नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है कि हमारा ये वाला सेट कैसे जाता है. अगर नियर द फेलियर है तो हो सकता है मे बी इसकी अगले सेट की नीड ना पड़े, लेकिन अगर कुछ रैप्स टैंक में रह जाती हैं तो फिर से हम इसका एक और सेट कंसिडर कर सकते हैं. तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना प्राइमरी हैवी मूवमेंट बारबल बैक स्क्वाट्स. Another set of brutal barbell back squat. देखते हैं आज मैक्सिमम कितने सेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है टू रीच एट दैट लेवल जहाँ पे हम एकदम क्लियरली कह सकते हैं कि अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, यानी कि एक भी पॉजिटिव और नेगेटिव रैप निकलना जब बंद हो जाएगी ये सेट तभी रुकने वाला है. So after two brutal sets of barbell back squat, now time is for another squat based movement. लेकिन यहाँ पे है यूनिलेटरल स्क्वाट यानी कि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट. यहाँ पे हमारा फोकस हाइपरट्रॉफी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि इन सबसे हटके दैट इज़ बैलेंस. लेकिन बैलेंस के संग ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारे जो मसल ग्रुप टारगेट होंगे इसमें वो है ग्लूट्स और क्वाड्स, तो उन्हें अच्छे से स्ट्रेच करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो अदरवाइज़ मूवमेंट नहीं है, इसका एक अपना अलग मोटिव है. और इससे पहले जो हमारे प्राइमरी स्क्वाट यानी कि बारबल स्क्वाट थे तो उसका एक हमारा स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी फैक्टर वो अलग था. तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी इसके जितने भी नंबर ऑफ़ वर्किंग सेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतना कंप्लीट करते हैं, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट पे. सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट वर्किंग सेट ऑफ बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स.
before calling it a complete quad day, let's do the finisher movement, that is to make our quads look extraordinarily pump. तो यहाँ पे फोकस हमारा ऑफ कोर्स हाइपरट्रॉफी पे है, लेकिन साथ में ही ये इंश्योर करना है कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाएं, क्योंकि ये मशीन मैक्स आउट हो चुकी है. 100 kg इज़ द लास्ट प्लेट फॉर दिस मशीन, लेकिन ये एक्चुअल में 100 kg है नहीं. अब हो भी सकता है, लेकिन इसका जो भी मैकेनिज़्म है उसकी वजह से आई डोंट थिंक इट इज़ 100 kg, क्योंकि इतना इजी 100 kg तो कभी भी नहीं लग सकता है. तो प्लान यही है, अभी इस पे रेपिटेशन के संग हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाना है, क्योंकि वेट के संग तो बना नहीं सकते हैं. 2 सेट इसका भी कंप्लीट करते हैं, देन विल मूव टू काव्स. लेट्स फिनिश फर्स्ट. ऑल राइट, सो एंड ऑफ द सेशन बट नॉट द कंप्लीट एंड, क्योंकि अभी काव्स बचे हैं. लेकिन काव से पहले लेट्स चेक आउट क्वाड्स पंप, क्योंकि ये एक ऐसा पंप है जो कि बहुत टाइम तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि काव्स इतने ज़्यादा हैं सिस्टम में कि अलॉन्ग विद क्वाड्स हमारे हर मसल ग्रुप इस समय पम्प्ड है. बात करें फोर आर्म्स की और विद बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो जितनी भी होल्डिंग स्ट्रेंथ होती है हमारी लेग एक्सटेंशन में, या फिर कोई भी बारबल बैक स्क्वाट करते हुए, या फिर बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट करते हुए, तो सारे मसल ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे डेफिसिट फेज़ में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट में रिसोर्सेज होते हैं हमारी बॉडी के पास, अनलाइक इन सो कॉल्ड बल्किंग फेज़. यहाँ पे इतने ज़्यादा कार्ब्स हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं बॉडी के लिए यूज़ करने के लिए, तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ यहाँ पे स्टिमुलेटेड रहता है. जो भी मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो उसके साथ कुछ ना कुछ साथ में ही उसका बाय प्रोडक्ट ट्रेन हो जाता है. तो अभी बात ये है कि सबसे पहले बात करते हैं अपने क्वाड डे की अप्रोच की. सबसे पहले तो ये कंप्लीट लेग डे होने वाला था, लेकिन फॉर दिस वीक आई एम थिंकिंग कि जस्ट टू कीप ईच मसल ग्रुप ओनली वंस अ वीक. तो इस 7 डे साइकिल में हमारा चेस्ट हो चुका है, बैक हो चुकी है, आज क्वाड्स हो चुके हैं, कल शोल्डर, उसके बाद आर्म डे स्पेसिफिकली हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, वो बाद में फिगर आउट करेंगे. और लास्ट डे हमारा होगा हैमस्ट्रिंग के लिए. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्प्लिट. तो जो लोग पहले से देख रहे होंगे उन्हें यह पता है कि पहले हम यही स्प्लिट फॉलो करते थे, और उससे पहले इट वाज अ 4 डे स्प्लिट जो कि हमने अपने पूरे कट फेज़ में रखा है. दैट वाज चेस्ट, बैक, आर्म्स और फिर लेग्स. तो प्रॉब्लम उसमें भी कोई नहीं थी, बस ये था कि वो उसमें 8 डे में ट्वाइस फ्रीक्वेंसी थी. मतलब 8 डेज़ या फिर 9 डेज़ में हम चेस्ट 2 बार कर रहे थे, बैक 2 बार कर रहे थे, लेग्स 2 बार कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम 14 डेज़ में 2 बार करेंगे. तो यहाँ पे हमारी थोड़ी लेस फ्रीक्वेंट अप्रोच है. इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें मैक्सिमम टाइम देना है अपनी मसल को रिकवर करने के लिए. तो क्योंकि इस फेज़ में हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, यानी कि एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा फेलियर के नियर ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए उसको रिकवर करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए. तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करें अगर आज की अप्रोच की, तो स्टार्टिंग हमने करी बारबल बैक स्क्वाट से, जिसमें हमारा बेसिकली फोकस था हाइपरट्रॉफी अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ.
स्ट्रेंथ को चेक में रखने के लिए वो करना इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि हम अपने पिछले सेशन से स्क्वाट्स कर नहीं पा रहे थे, स्पेशली बारबल बैक स्क्वाट, बिकॉज ऑफ ट्रैप इंजरी, तो उसमें थोड़ा एन्जॉयमेंट फैक्टर अलग है जो कि बरकरार रहना चाहिए। और बात करें अपने बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स की, तो ये मूवमेंट ऐसा है जो कि हम बहुत पहले करते थे और बीच में करना बंद कर दिया था। अभी फिर से इसे वापस से लाया है जिससे कि बैलेंस रहे। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट एक यूनिलेटरल मूवमेंट होने की वजह से सिंगल लेग पे जो स्टेबलाइज़र मसल होती हैं वो भी ट्रेन हो जाती हैं। तो अगर हमें सिंगल लेग पर खड़ा होना हो या फिर सिंगल लेग स्क्वाट्स करनी हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है बैलेंस की। तो ये चीज़ अगर हमें ट्रेन करनी है तो हमें ऐसे यूनिलेटरल मूवमेंट या सिंगल लेग मूवमेंट ज़रूर इंक्लूड करने पड़ेंगे। और बात करें अपने लास्ट मूवमेंट की, सो दैट वाज लेग एक्सटेंशन। उसके भी 2 वर्किंग सेट रहे। सो इन टोटल देयर वर टोटल 6 वर्किंग सेट, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ वेरी हाई वॉल्यूम अप्रोच। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 मूवमेंट होते, उनके 3-3 वर्किंग सेट होते, तब भी 6 वर्किंग सेट हो जाते हैं हमारे। या अगर बारबल बैक स्क्वाट के हम 6 सेट कर लेते तो बात एक ही है। सो अगर ऐसे सोच के देखें तो दिस वॉजेंट अ वेरी हाई वॉल्यूम स्पेसिफिक अप्रोच, लेकिन इंटेंसिटी के संग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो देखते हैं 1-2 पोज हिट करके हाउ द क्वाड्स आर लुकिंग, और इसके बाद जल्दी से अपने काफ्स फिनिश करके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू स्पेंड मोर टाइम हेयर। द वर्क हैज़ बिन डन, नाउ टाइम इज़ टू टेक रेस्ट। ओके, सो एंड करते हैं यहाँ पे। बात करें क्वाड्स की, सो दे आर लुकिंग एज ऑलवेज राउंड एंड पम्प्ड। लेकिन बात करें डेफिनेशन की तो थोड़ी बहुत तो विजिबल है, लेकिन यहाँ पे अभी वो शार्पनेस तो नहीं दिखने वाली है जो कि हमारे एक कट फेज़ में दिखती है या फिर जब हम बहुत ज़्यादा लीन होते हैं। अभी भी अगर बल्क को कंसिडर करते हुए देखें तो लीनर साइड पे ही है, नॉट इन टू मच सॉफ्टर साइड। लेकिन अभी और कम बाकी है, तो थोड़ा सा और सॉफ्ट होना ज़रूरी है। शार्पनेस और डेफिनेशन इज़ ऑन द वे, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। शार्पनेस तब अच्छी लगेगी इस बार जब इसमें साइज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। तो लास्ट टाइम जो भी कट था ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डीप फैट लॉस फेज़ में थे, अराउंड सिंगल डिजिट बॉडी फैट। तो आई डोंट थिंक कि इस वाले कट में यहाँ तक जाना होगा या नहीं होगा। आई डोंट से जस्ट फॉर नाउ। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, और टुमारो इट वुड बी प्रॉबेबली शोल्डर्स और इट कुड बी रेस्ट डे। तो मिलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ।